नमस्कार प्रिय साथियों, आज देखिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। इस वीडियो में से एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में। मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, ये अपन देखने वाले हैं। ये दो समय हैं मित्रों, मौर्य और ये गुप्त काल। इनकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या इनमें विकास हुआ, वो इस वीडियो के अंतर्गत अपन देखने वाले हैं। लास्ट टाइम के वीडियो में अपन ने जाना था कि फर्स्ट पेपर में सिलेबस में आपके क्या क्या दिया हुआ है, कितने पार्टों में उसको डिवाइड किया गया है। सिलेबस को 5 पार्टों में बांटा था अपन ने, और उसमें से पहला पार्ट आपका ये है, राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास विशेष जोर के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें मित्रों बहुत सारे आपके टॉपिक दे रखे हैं। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं। इन टॉपिकों को अपन एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और आज से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, एक बात आपको ये देखने को मिल जाएगी कि फालतू की बकवास है वो बहुत कम की जाएगी। जो आपके काम का मैटर है वही आपको बताया जाएगा। आपके जो समय है उसको कम से कम खर्च करते हुए अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, लगातार वीडियो को देखते रहना है। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना है। देखिए, पहला टॉपिक है मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का विकास। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये मौर्य और गुप्त काल होता क्या है। देखिए मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे और मौर्य राजवंश की स्थापना इन्होंने ही रखी थी। दूसरी ओर बात करते हैं गुप्त राजवंश की। गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था। क्या था? हिंदू साम्राज्य। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। ध्यान में रखें इसको। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी 320 ईस्वी में, और इनका शासन चला था मित्रों 510 ईस्वी तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं मित्रों आगे कि इसमें कला, विज्ञान और साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रत्येक चीज को आपको ध्यान में रखना है। मौर्य काल में शिक्षा, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छी उन्नति हुई। उन्नति का मतलब आप सभी समझते हैं, प्रोग्रेस हुई, चाहे शिक्षा हो, भाषा हो या साहित्य। मौर्यकालीन शासकों के संरक्षण में शिक्षा की उन्नति को अनुकूल अवसर मिला। तक्षशिला उच्च शिक्षा का सुविख्यात केंद्र था। यहाँ दूर दूर के देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। कहाँ पर? तक्षशिला में। कौशल राज प्रसेन जीते, ये नाम ध्यान में रखें, कौशल राज प्रसेन जीते तक्षशिला के विद्यार्थी के रूप में रह चुका था। सम्राट बिंबिसार का राजवेद जीवन तक्षशिला का ही आचार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ समय तक तक्षशिला में आचार्य चाणक्य का शिष्य बनकर रह चुका था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य कुछ समय तक तक्षशिला में आचार्य चाणक्य का शिष्य बनकर रह चुका था। ध्यान में रखें, इसी प्रकार अनेक राजकुमार तक्षशिला में अध्ययन किया करते थे। तक्षशिला के आचार्य अपने ज्ञान के लिए सुविश्रुत थे, यानी अच्छी तरीके से जानकार, जो अच्छी समझ रखते थे। तक्षशिला में तीनों वेद, अष्टादश दिया, विविध शिल्य, धनुर्विद्या, हस्ती विद्या, मंत्र विद्या और चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। तीनों वेदों का ज्ञान करवाया जाता था। अष्टादश, विविध शिल्य, धनुर्विद्या, हस्ती विद्या, मंत्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र, इनका ज्ञान कहाँ पर दिया जाता था? तक्षशिला में। मौर्य काल की बात हो रही है, ध्यान में रखें, मौर्य काल में तक्षशिला जैसे उच्च शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त
गुरुकुलों, मठों तथा विहारों में भी शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला केंद्र तो था ही, इसके अलावा गुरुकुल थे, मठ थे, विहार थे, वहाँ पर भी शिक्षा या ज्ञान प्रदान किया जाता था। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि नगर, ये नगर थे मित्रों। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु शिक्षा के सुविख्यात केंद्र थे, यानी जहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती थी। तो इन केंद्रों के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन से काल में थे? मौर्य काल में। इन शिक्षा केंद्रों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी। इसके अतिरिक्त अनेक आचार्य, पुरोहित तथा क्षत्रिय, ये क्षत्रिय है मित्रों, अनेक आचार्य, पुरोहित, क्षत्रिय आदि व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा केंद्रों या विद्यापीठों में दो प्रकार के अंतेवासी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिक्षा देने वाले कौन थे? आचार्य, पुरोहित, क्षत्रिय। दमनतेवासिक, जो दिन में आचार्य का काम करते थे और रात्रि में शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको क्या कहा गया है? दमनतेवासिक। दमनतेवासिक जो दिन में तो आचार्य यानी शिक्षा प्रदान करने का काम किया करते थे और रात्रि में शिक्षा स्वयं ग्रहण करते थे, वो थे आपके दमनतेवासिक। दूसरे आचार्य भागदायक, जो आचार्य के निवास में रहकर उसके ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे। आचार्य भागदायक, ये वहां पर रहते थे और ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा भी प्राप्त करते थे। यह अपना सारा समय ज्ञानार्जन में लगाते थे, ज्ञान अर्जन करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में। मौर्य शासनकाल में शिक्षा की स्थिति पर विचार करते हुए डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने लिखा है, अशोक के समय बौद्ध जनसंख्या का पढ़ा लिखा प्रतिशत अंग्रेजी भारत के कई प्रांतों के शिक्षित लोगों के प्रतिशत से अधिक था। अशोक के समय की बात करें तो जो बौद्ध जनसंख्या है उसका पढ़ा लिखा प्रतिशत अंग्रेजी भारत के कई प्रांतों के शिक्षित लोगों के प्रतिशत से अधिक था। मौर्य काल में मित्रों 3 भाषाओं का प्रचलन था। एक थी संस्कृत, एक प्राकृत और तीसरी थी पाली। पाली एक प्रकार की जन भाषा थी जो आम जनता के द्वारा बोली जाती थी। अशोक ने पाली को संपूर्ण साम्राज्य की राजभाषा बनाया। किसने बनाया? अशोक ने। किस काल में? मौर्य काल में। और इसी भाषा में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। इस युग में इन तीनों भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। तो साहित्य के अंतर्गत है पूछा जाए तो ये 3 भाषाएं वहां पर थी, संस्कृत, प्राकृत और पाली। पाली है वो जनभाषा थी। पाली को ही संपूर्ण साम्राज्य की राजभाषा बनाया गया। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रभाव का कल्प सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प मौर्यकालीन साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। किसकी? कौटिल्य की। कौटिल्य की निम्न में से कौन सी कृति नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या निम्न में से कौन सी कौटिल्य की कृति है? तो इनके नाम ध्यान में रखें, अर्थशास्त्र, भद्रभाव का कल्प सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ मज्जू श्री मूल कल्प मौर्यकालीन साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। पतंजलि का महाभाष्य, बृहत कथा का संस्कृत संस्करण, हरिशरण का जैन बृहत कथा कोश तथा अभिनव गुप्त की नाट्य शास्त्र की रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। समाति, यवकृत्य, प्रेंसु, सुमनोत्रा, भीमरथ, वारुवदता तथा देवासर आदि की सुविस्तृत रचनाएं इसी युग की हैं। धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में भी इस युग का महत्वपूर्ण रचनाओं का परिणयन हुआ। प्रसिद्ध जैन आचार्य भद्रभाव ने नियुक्ति पर एक भाष्य लिखा था, यानी प्रारंभिक धर्म ग्रंथ के रूप में। प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं भद्रभाव नियुक्ति, उन्होंने एक भाष्य लिखा। जैन धर्म के प्रसिद्ध लेखक जम्बू स्वामी प्रभव और स्वयंभव की रचनाएं इसी युग में लिखी गई हैं। जैन धर्म के प्रसिद्ध लेखक थे कौन? जम्बू स्वामी प्रभव और स्वयंभव। इनकी रचनाएं कौन से युग में लिखी गई? आर्य। आचारांग सूत्र, समवायांग सूत्र, प्रश्न व्याकरण आदि इसी युग की रचनाएं हैं। तो ये साहित्य में है मित्रों। इन रचनाओं के नाम आपको कम से कम ध्यान में रखने होंगे।
जिससे कहीं भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा। फिर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों का पठन इसी युग में हुआ। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली कई रचनाएं इसी युग की हैं। अब देखिए मौर्य कला। कला एवं संस्कृति का मौर्य काल में चहुमुखी विकास हुआ, तो यानी चारों ओर से एक राष्ट्र में शांति एवं जनता के सुख में वैभवपूर्ण जीवन को कला एवं साहित्य विकास के लिए उपयुक्त माना गया है। फलतः हम इस काल में दोनों क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति पाते हैं। कुछ दृष्टियों से तो यह भी कहा जा सकता है कि इस काल में भारत कला क्षेत्र में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। मौर्यकालीन कला को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक दरबारी कला और लोकप्रिय कला। मौर्यकालीन कला को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? दो में, और उनके नाम हैं दरबारी कला और ये लोकप्रिय कला। दरबारी कला स्तंभों और उनके शीर्षों में अभिव्यक्त हुई। पाटलिपुत्र में कुम्हार से एक राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुआ है। एरियन ने इसे सुसा यानी मेसोपोटामिया और एक बतना के राजप्रसादों से श्रेष्ठ माना है। स्तंभों को ओपदार बनाया गया एवं निपुणता से काटा गया। राजश्रित कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट था। अशोक के युग के कला अवशेष अभिलेखों के साथ मिलते हैं। अभिलेख पुण्य स्थलों में या नगरों के निकट स्थापित किए गए। सबसे अधिक बहुलता से प्राप्त अवशेष स्तंभों के पशु शीर्ष हैं, जहां पर पशु को शीर्ष पर दिखाया गया है। सबसे अधिक मिले हैं इनके अवशेष। स्तंभ सामान्यतः एक प्रस्तर खंड से काटा जाता था। स्तंभ लेख एक महत्वपूर्ण स्थान के साथ जोड़ते हुए उत्कीर्ण करवाए गए, यानी उनको खोदा गया था, खुदाई करके बनाया गया, जो स्थल पवित्र माने जाते थे। अब देखिए इसमें आगे दे रखा है फायान 399 से लेकर 413 ईस्वी तक ने अशोक के 6 स्तंभ एवं हेनसांग 629 से 645 ईस्वी ने 12 स्तंभों को देखा था। किस किसने? फायान और हेनसांग ने। किंतु उनमें से कुछ स्तंभ नष्ट हो गए हैं। ये स्तंभ संकिसा, नीगलिव, लुम्बिनी, सारनाथ, बसरा बिसरा जिसको वैशाली भी कहते हैं, सांची आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या 20 से अधिक कही गई है। इन्हें चुनार यानी बनारस के निकट के बलुआ पत्थर से गढ़ा गया है। चुनार की खानों से प्राप्त पांडु रंग के सूक्ष्म दानेदार कड़े पत्थर पर अधिकांशतः छोटी छोटी काली चितियां हैं। जॉन मार्शल तथा पसिंग ब्राउन जैसे विद्वानों ने अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताया है कि उनसे बने हैं। किसने बताया? जॉन मार्शल तथा पसिंग ब्राउन ने। परंतु मित्रों यह उपयुक्त नहीं लगता है, क्योंकि हमें ईरानी तथा अशोक के स्तंभ में कई मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। इनमें कुछ इस प्रकार से हैं। अशोक के स्तंभ एकासम अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इनके विपरीत ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर और ईरानी स्तंभों को कई मंडलकार जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर बनाया गया। दूसरा अंतर देखिए, ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए थे। इसके विपरीत अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। बिना चौकी और जिनका कोई आधार नहीं है, आधारीय भूमि पर टिकाए गए हैं। जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। तो ये अंतर है मित्रों ईरानी और अशोक के स्तंभों में। चौथा अंतर देखिए, अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव की आकृतियां हैं। यह इंपॉर्टेंट है। किनके स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां बनी हुई हैं? वहां पर ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन राइट क्या होगा? अशोक के स्तंभों पर। ईरानी स्तंभ गराड़ीदार हैं, किंतु अशोक के स्तंभ सपाट हैं, एकदम ऐसे। और ये क्या हैं? गराड़ीदार, यानी जिनमें गड्ढे दिखाई दें,
अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर क्रमशः पतले होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक क्या है, एक ही है। तो ये अंतर हैं मित्रों, इनमें 6 अंतर आपको ध्यान में रखने हैं। किस पर पशुओं की आकृतियां हैं, किस पर मानव की आकृतियां हैं, कौन सा गड्ढेदार है, कौन सा सपाट है, कौन सा पतला है और कौन सा एक जैसी आकृति का है। इनमें से प्रत्येक स्तंभ के मूलतः 2 भाग हैं, स्तूण एवं शीर्ष। स्तूण एक पत्थर के टुकड़े यानी एक पारस्परिक के बने हुए हैं और उन पर ऐसी सुंदर ओप है कि आज भी लोगों को उसके धातु के बने होने का भ्रम होता है। हालांकि वो धातु के बने हुए नहीं हैं, फिर भी ऐसा लगता है, इन इतनी सुंदर ओप है उसमें। मौर्यकालीन स्तंभों को कला मर्मज्ञों ने एकासम एक ही पत्थर से निर्मित कहा है, परंतु इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नीचे का लाट जिसको बोलते हैं यष्टि एवं ऊपरी भाग को शीर्ष जो लाल की चोटी पर स्थापित रहता है। नीचे का लाट या लाट एक सुंडाकार दंड है, दंडिका जिसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक है। शीर्ष को कला की दृष्टि से कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे नीचे रस्सी की आकृति को मेखला या मेखला कहा गया है। इस पर उल्टे कमल की आकृति या घंटा आकृति जिसे पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। घंटा आकृति पर गोलाकार चौकी या चौकोर चौकी जिसे आधार पीठिका की संख्या दी गई है, जिस पर पशु आकृति को प्रतिष्ठित किया गया है। कुछ स्थलों पर पशु आकृतियों पर धर्म चक्कर भी स्थापित किए गए हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक स्तंभ को कितने भागों में बांटा गया है, कौन से स्तंभ को किस प्रकार से निर्मित किया गया है, शीर्ष भाग कैसा है उनका, आधारीय भाग कैसा है। प्राय इन स्तंभों की बनावट एक जैसी होते हुए भी इनके शीर्ष पर विविध पशु आकृतियां स्थापित की गई हैं, जैसे अश्व, सिंह, वृषभ, हस्ती आदि। एरन, तो इन पर ये कुछ उदाहरण हैं मित्रों, इनको आपको ध्यान में रखना है। अश्व है, सिंह है, वृषभ है, हस्ती है, इनकी आकृतियों पर पशु की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। एरन एवं ग्वालियर से प्राप्त स्तंभ ताड़ वृक्ष की आकृति के हैं। दूसरा अंतर, चौकी पर उत्कीर्ण विषय पर देखा जा सकता है। सारनाथ से प्राप्त शीर्ष की चौकी पर चारों ओर 4 चक्र एवं उनके मध्य अश्व, सिंह, वृषभ, हस्ती अंकित किए गए हैं। 4 चक्र कौन कौन से हैं? मध्य में 4 चक्र हैं और मध्य में है अश्व, सिंह, वृषभ, हस्ती। इनके अतिरिक्त प्रारंभिक है उन स्तंभों पर बसरा बखीरा की पिट्ठिका पर दाना चुगते हंस अथवा ताड़ पत्थर अंकित है। प्रारंभिक स्तंभों की बात हो रही है, उन पर पिट्ठिका पर दाना चुगते हंस की फोटो है, ताड़ पत्थर अंकित है। सारनाथ के अतिरिक्त सभी स्तंभों पर एक पशु की आकृति स्थित है, किंतु सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बनाए गए हैं। तो ये अलग ही है मित्रों, इसको ध्यान में रखना है। सारनाथ स्तंभ में क्या है, 4 सिंह यानी शेर पीठ से पीठ सटाए बनाए गए हैं। पीठ से पीठ सटी हुई है उनकी, जैसे जुड़ी हुई हो। धौली का प्रस्तर अस्थि अपेक्षाकृत सुडौल और कला की दृष्टि से प्रौढ़ है। इसे पशु शीर्षों की परंपरा से अलग माना गया है। किसको? धौली का प्रस्तर अस्थि, धौली का प्रस्तर अस्थि को। हस्ती की छवि का अंकन एवं रूपांकन विशिष्ट प्रकार का है, यानी एक अलग ही विशेषता लिए हुई, एवं उसकी रेखाओं का प्रभाव सुंदर है। इसमें आकार की विशालता के साथ उसकी छवि में कल्पना का भाव भी है। उनकी शांतिपूर्ण गरिमा अपूर्व है। थोड़े से नाम टफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन बार बार आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे। संकिसा की गज मूर्ति में भी संतुलन का अभाव है, अर्थात स्तंभ की ऊंचाई की दृष्टि से हाथी अत्यंत लघु है, यानी बहुत ही छोटा। ऊंचाई जितनी दी गई है उसमें जो हाथी है वो बहुत ही छोटा दिखाया गया है, जो प्रारंभिक अवस्था का गोथन करता है। गज के शरीर का भाग बोझिल होने के कारण झुकाव आ गया है तथा अगले पैर स्तंभ की सी बनावट के हैं।
उसका विशाल एवं थुल शरीर जो जड़ प्रतीत होता है। चौकी की बनावट और मूढ़ी पत्तियों वाला पद्य अधिक विकसित है और सुंदर भी है। जो चौकी बनाई गई है संकीसा की गज मूर्ति में, संकीसा के हस्ते मंडित स्तंभ को विद्वानों ने मौर्य कला की विकास प्रक्रिया में अगले स्थान पर रखा है। लोरिया नंदनगढ़ की सिंह मूर्ति में बखीरा सिंह मूर्ति की अपेक्षा अधिक दृढ़ता है। मांसपेशियों एवं सिराओं का सफल चित्रण हुआ है इसमें। विद्वानों ने लोरिया स्तंभ को सर्वोत्तम नमूनों में से एक माना है। रामपुरवा से प्राप्त 2 वृषभ एवं सिंह शीर्षों में बसरा बखीरा आदि स्तंभों से अधिक विकास दृष्टिगोचर होता है। वृषभ की मूर्ति में गति, सजीवता एवं लालित्य परिलक्षित होता है। यानी उसमें ऐसा लगता है कि जैसे गति, सजीवता यानी जीवित जैसे प्रतीत होती है। पिट्ठिका एवं उस पर अवस्थित मूर्ति प्रस्थापन में भी पूर्ण संयोजन है। यद्यपि शीर्ष स्तंभ ऊंचाई की दृष्टि से छोटा है, किंतु इसमें कला के कर्मिक विकास के चिन्ह स्पष्ट प्रतिबिंबित होते हैं। सांची सिंह शीर्ष में भी सारनाथ की भांति 4 पशुपीठ सटाए बैठे हैं एवं गोल अंड पर चुपते हंसों की पंक्ति रामपुरवा शीर्षक की भांति उत्कीर्ण है। सांची का अंकन अधिक रूढ़िग्रस्त है, यानी पुराना। संभवतः ये सारनाथ से परवर्ती रचना है। तो ये सांची सिंह की बात है। सारनाथ में जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा है कि 4 पशु जो 4 सिंह थे वो पीठ सटाए बैठे हैं, इसी प्रकार से इसमें है। और गोल अंड पर चुपते हंसों की पंक्ति रामपुरवा से शीर्षक की भांति उत्कीर्ण की हुई है। अशोककालीन सारे स्तंभों में सारनाथ शीर्ष सबसे भव्य है एवं अब तक भारत में उपलब्ध मूर्ति कलाओं में सर्वोत्तम नमूना है। किसी देश में इस सुंदर कलाकृति से बढ़कर अथवा उसके समान प्राचीन पशु मूर्ति का नमूना खोज निकालना कठिन है। इसमें वास्तविक बनावट के साथ साथ आदर्श प्रतिष्ठित है और वह बनावट में प्रत्येक दृष्टि से और पूर्णतया सूक्ष्म है। जो सारनाथ का स्तंभ है अशोक काल के समय की बात है, सारे स्तंभों में सबसे भव्य है और अब तक भारत में उपलब्ध मूर्ति कलाओं में यह सर्वोत्तम नमूना है। कौन सा? सारनाथ। इस सुंदर कलाकृति से बढ़कर अथवा उसके समान प्राचीन पशु मूर्ति का नमूना आज भी खोज निकालना कठिन है। शीर्ष 7 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर 4 भव्य सिंह पीठ से पीठ सटाए गोल पीठिका पर बैठे हैं। इनके बीच एक बड़ा पत्थर का चक्कर धर्म चक्कर का प्रतीक था। चक्कर में संभवतः 32 तीलियां थी। सिंहों के नीचे 4 छोटे छोटे चक्कर हैं जिनमें 24 तीलियां हैं। अब देखिए मौर्य युगीन स्तूप। अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को भी प्रोत्साहन दिया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर पूर्व निर्मित 8 स्तूपों को तुड़वाकर बुद्ध के अवशेषों को पुनर्वितरित कर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। जो 8 स्तूप थे उनको तुड़वा दिया और बुद्ध के अवशेषों को पुनर्वितरित कर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने। यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक ने बड़ी तादाद में स्तूपों का निर्माण करवाया होगा। सांची तथा भरहुत स्तूपों का निर्माण मूल रूप में अशोक ने ही करवाया था एवं सूबों के समय में सांची स्तूप का विस्तार हुआ। स्तूप पाली में थूप जिनको बोलते हैं, पाली में थूप का अभिप्राय चिता पर निर्मित टीला होता है जो प्रारंभ में मिट्टी का बनाया जाता था। अतः स्तूप की दूसरी संख्या चैत्य हुई। स्तूप शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है मित्रों, जो 4 वेद हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लेख आया है कि बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य से आनंद से कहा था, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार से चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप बनाए गए थे और कालांतर में बौद्ध संघ ने इसे अपनी संघ व्यवस्था में शामिल कर लिया। चूंकि इनमें बुद्ध
या उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां थी, अतः वे बोध के स्थल बन गए। बौद्ध साहित्य में 4 प्रकार के स्तूपों का उल्लेख किया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। शारीरिक, जिनमें अस्थियां एवं अवशेष रखे जाते हैं। पारिभोगिक, जिनमें बुद्ध से संबंधित वस्तुएं यथा पादुका, दंड, भिक्षा पात्र आदि रखी गई थी, उनको बोलते हैं पारिभोगिक। एक है उद्देशिक, इनमें स्तूप शामिल थे जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं से जुड़े पवित्र स्थलों पर बनाए गए थे। और चौथा है आपका संकल्पित। इस वर्ग में वे स्तूप आते हैं जो बौद्ध उपासकों के द्वारा बुद्ध के प्रति श्रद्धा में या पुण्य लाभार्थ निर्मित करवाए गए थे। साधारणतः स्तूप का संबंध बौद्ध मत से रहा है। अंगुत्तर निकाय तथा मध्यम निकाय में स्तूप शब्द का अधिकतर प्रयोग हुआ है, तो ये ध्यान में रखें। अंगुत्तर निकाय तथा मध्यम निकाय में स्तूप शब्द का अधिकतर प्रयोग हुआ है। अशोक से पूर्व किसी स्तूप के अवशेष नहीं मिले हैं। हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान एवं भारत के विभिन्न भागों में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप होने का उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान और भारत में ऐसा हेनसांग ने कहा है कि ये अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप हैं। उसके विवरण से ज्ञात होता है कि ये स्तूप तक्षशिला, श्रीनगर, ज्ञानेश्वर, मथुरा, गया, बनारस आदि नगरों में विद्यमान थे। इनकी ऊंचाई 300 फीट तक थी। पीफरवा, जो बस्ती जिला है, नामक स्थान से अशोक के एक स्तूप के भग्नावशेष मिले हैं। सारनाथ में अशोककालीन धर्मराजी का स्तूप का निचला भाग इस समय भी विद्यमान है। तक्षशिला में एक स्तूप अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है, जिसके अवशेष अब भी उपलब्ध हैं। जॉन मार्शल के अनुसार अशोककालीन सांची का स्तूप है आकार वर्तमान स्तूपों के आकार का आधा था। इसका व्यास 70 फीट और ऊंचाई 35 फीट थी। ईंटों से निर्मित अर्धगोलाकार उठी हुई मैगी चतुर्दिक काष्ठ वेदिका तथा स्तूप की चोटी पर पत्थर का छत्तर लगा था। सांची स्तूप की बात करें तो ये जॉन मार्शल ने कहा है, उनके अनुसार है। सुंग काल में स्तूप वास्तुकला की आधारशिला निश्चित हुई। वास्तुकला की आधारशिला सुंग काल में स्तूप वास्तुकला की बात करें। अशोक के बाद इस प्रकार के स्तूपों को न केवल प्रस्तर शिलाओं से आच्छादित किया जाने लगा, बल्कि काष्ठ वेदिका के स्थान पर प्रस्तर वेदिका लगाकर तोरण द्वारों का संयोजन किया जाने लगा। स्तूप शीर्ष पर हर्निका, जिसको हर्मिका भी कहते हैं, बनाकर मध्य में छत्रावली स्थापित की जाती थी। मौर्य अनुवर्ती युग में स्तूप वेदिका अंड, हर्मिका एवं छत्रावली से युक्त थे, जिन्हें बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित किया गया। स्तूप के सिरे पर चौकोर घेरा तैयार दिखाई पड़ता है, जिसे हर्मिका का नाम दिया गया है। तो ध्यान में रखें, हर्मिका या हर्निका भी जिसको कहते हैं, स्तूप के सिरे पर या शीर्ष भाग पर घेरा दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, हर्मिका। उसी में धातु गर्भ स्थित किया जाता है। हर्मिका के केंद्र में छत्तर यष्टि स्थिर की जाती है और यष्टि के सिरे पर 3 छत्तर एक के बाद दूसरा एवं तीसरा निर्मित रहते हैं। विद्वानों की मान्यता है कि भरहुते एवं सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित किए गए थे। मानना है, लेकिन कोई निश्चित तो है नहीं इसमें। सुंग सातवाहन युग में उनका परिष्कार एवं परिवर्धन हुआ, जिससे अशोक के योगदान को जान सकना संभव नहीं है। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में चट्टानों को काटकर कंदराओं के निर्माण द्वारा एक नई शैली का प्रारंभ किया। गया के निकट बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीविकाओं को दान में दी थी। मौर्य काल में बाराबर की पहाड़ी को खलतिक पर्वते कहा जाता था। मौर्य काल में बाराबर की पहाड़ी को क्या कहा जाता था, खलतिक पर्वत। इस गुहा में 2 प्रकोष्ठ हैं। बाहरी कक्ष 32.9 फीट लंबा, 19.5 फीट चौड़ा है। इसके पीछे 19.11 गुणा 19 का कक्ष है। एक कक्ष गोल व्यास का है, जिसकी छत क्या है, अर्धवर्त है, आधा वर्त। प्रकोष्ठ का बाह्य मुखमंडप आयताकार और छत गोलाई लिए हुए है।
छत तथा भित्ति पर शीशे जैसी चमकती पॉलिश भी है। इसका विकास आगे चलकर महाराष्ट्र के भांजा, कन्हेरी और काले चित्ते ग्रहों में परिलक्षित होता है। अशोक ने जहां गया जिले में बराबर पर्वत श्रृंखला में नागार्जुनी पर्वत पर गुहाएं बनाई थी, वहीं उसके पुत्र ने कुछ हटकर क्रम से 3 गुहाओं का निर्माण करवाया, जो वही एक गोपिका एवं बड़दिका नाम से पुकारी जाती हैं। इन गुहाओं के बाहर इनके निर्माण से संबंध अभिलेख मिलते हैं। इनका विन्यास सुरंग जैसा है, जो अंदर से गहरी हों। इसके मध्य में ढोलाकार छत और दोनों सिरों पर गोल मंडल है, जिनमें से एक को गर्भगृह एवं दूसरे को मुख्य मंडप की संख्या दी जा सकती है। इसमें स्तंभों का अभाव है, अतः वास्तुकला की दृष्टि से इनका अधिक महत्व नहीं है। अब देखिए लोक कला। मौर्यकालीन लोक कला का परिज्ञान उन महाकाय यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों द्वारा होता है, जिनका निर्माण स्थानीय मूर्तिकारों ने किया। इसमें से वे मूर्तियां सम्मिलित थी जिनकी रचना सम्राट के आदेश से नहीं की, वस्तुतः बिना राजे संरक्षण के इनका निर्माण हुआ। लोकप्रिय कला के संरक्षक स्थानीय प्रांतपति या नागरिक थे, जिनके प्रोत्साहन से अति मानवीय महाकाय मूर्तियां खुले आकाश में स्थापित की जाती थी। इनका प्रारंभिक रूप अलग परंपरा के अंतर्गत पहचाना जा सकता है। इस परंपरा में राज्य द्वारा आश्रय का कोई संकेत नहीं मिलता, अतः इस परंपरा को लोकाश्रय परंपरा कहा जा सकता है। यक्ष यक्षिणी जैसे देवी देवताओं की आराधना प्राचीन काल से ही की जाती रही है। संभवतः यह देव परंपरा मूलतः प्रागार्य थी, यद्यपि मौर्य काल से पूर्व इस प्रकार की प्रतिमाएं अनुपलब्ध हैं। तथापि इनसे संबंध साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे इनकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है मित्रों, अभी भी देखिए काफ़ी बचा हुआ है। थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। भारत के अनेक भागों से यक्षों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका निर्माण मौर्य काल ईसा पूर्व 3री सदी से कुषाण काल ईसा पूर्व 1म सदी के मध्य हुआ। अभिलिखित प्रतिमाओं में कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिनका उल्लेख किया जाना उचित होगा। मथुरा जिले के प्रकहम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति की जो चौकी है, उस पर एक लेख नीद अंकित है। इसे मणिभद्र की संख्या दी है। मथुरा क्षेत्र बड़ौदा ग्राम से भी एक यक्ष मूर्ति मिली है। परखम एवं बड़ौदा से प्राप्त यक्ष मूर्तियों के मूर्ति शिल्प के विषय में कहा गया है। परखम के निकट बड़ौदा से मिली विशाल यक्ष मूर्ति और दूसरी परखम से ही मिली यक्ष की मूर्ति में भी, जो बड़ौदा की यक्ष मूर्ति से आकार में कुछ छोटी है। दोनों मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनका शरीर तो गोलाई में गढ़ दिया गया है, पर पीठ इनकी क्या है, सपाट है। वस्त्र और गहने शरीर के बाहर फेंके हुए हैं। इनमें वाही भारीपन, पुरातनता, जड़ता और बेजान मार्दव देखने में आता है। छोटी मूर्ति पर मोरियों के स्तंभों जैसी पॉलिश भी लगी है। परखम की मूर्ति में किंचित मुड़े और अपेक्षाकृत पतले पैरों का सदृश ग्वालियर के निकट पवाया से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा से, जबकि बड़ौदा और परखम की मूर्तियों में शरीर के सामने का भाग काफी उभरा और पीठ का भाग दबा है, जिसे देखकर मथुरा की असंस्कृत बोधिसत्व की याद आती है। परखम के यक्ष दीदारगंज के चाम्र ग्रागिनी और बेसनगर की यक्षिणी लोक कला के नमूने हैं। गुप्त काल विशेषतः ब्राह्मण धर्म के लिए पुनरुत्थान का काल था। इस काल में सभी धर्मों की उन्नति हुई है, चाहे वह जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, भागवत धर्म हो, वैष्णव धर्म हो या शैव धर्म, सभी ने उन्नति की। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण भी हुआ और उनमें से प्रमुख हैं, देखिए, दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ झांसी में स्थित है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इनमें से पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। विष्णु मंदिर तीगवा है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश। पार्वती का मंदिर नायना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में है और ये भीतरगांव पड़ता है आपका कानपुर में।
शिव मंदिर है वो भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। अर्ध नारीश्वर तथा वराह अवतार तथा कृष्ण रूप की पूजा भी इसी काल में शुरू हुई थी। कौन से काल में? गुप्त काल में। अर्ध नारीश्वर, वराह अवतार तथा कृष्ण रूप की पूजा। गुप्तकालीन कला शैली। गुप्त काल में मूर्ति कला ने अपने आप को गांधार शैली से अलग कर लिया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ है। तो ये आज का टॉपिक, गुप्त काल और मौर्य काल, जिसमें कला, विज्ञान और साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, यह आपने टॉपिक के अंतर्गत देखा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कल मित्रों अगला टॉपिक अपन देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।